एआई की वजह से जो जॉब्स जा रही हैं, क्या रियल एस्टेट भी गिर जाएगा? दिल्ली में करप्शन की वजह से प्रॉपर्टी प्राइसेस काफी हाई हैं। आम आदमी परेशान है कि गुड़गांव बेटर है या साउथ दिल्ली। वेरी डिफिकल्ट टू सेल ओल्ड अपार्टमेंट। गुड़गांव बिल्डर्स विल गो बैंकरप्ट, अपार्टमेंट्स विल सेल एट हाफ प्राइस। अभी नोएडा में इन्वेस्ट करना सही है या वेट करें? ईएमआई पे लेना सही है या थोड़ा वेट करके फुल पेमेंट पे घर लेना बेटर रहेगा? वेलकम टू रियल एस्टेट अनसेंसर्ड। मैं केशव भाटिया आज आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा एज एन एक्सपर्ट। पब्लिक के सवाल, एक्सपर्ट के जवाब। जी हाँ, आज हम सारे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे रियल एस्टेट रिलेटेड, जो आपने हमारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम वीडियोस पे पूछे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मीडिया फॉर एंटरटेनमेंट का। ये पूछ रहे हैं हमसे 2.5 करोड़ से 10 करोड़ के लग्जरी अपार्टमेंट जो लॉन्च हो रहे हैं, उसका एंड यूजर कहाँ है? अरे सर, सारे एंड यूजर यही हैं, इसी मार्केट में ही है। आप देखिए ना, गाड़ियाँ जो हैं, जो हमारे आसपास सड़कों पे गाड़ियाँ हैं, पहले ऑल्टो, मारुति, वैगनर ज़्यादा दिखती थी, आजकल क्रेटा और इको स्पोर्ट और नई जो गाड़ियाँ आ रही हैं टाटा सियरा, ये दिखती है। इनफैक्ट यही नहीं, जो 50 लाख से 1 करोड़ का लग्जरी सेगमेंट है वो कितना बूम पे है। BMW, जी वैगन, फॉर्च्यूनर, ये सारी गाड़ियों के सेगमेंट के जो बायर हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। सिमिलरली अगर इसी एनालॉजी को हम कोरिलेट करें रियल एस्टेट में, तो रियल एस्टेट में भी यही है। पहले जो 1 करोड़ मास मार्केट होती थी, अब वो 1 करोड़ से 3 करोड़ में शिफ्ट हो गई है। और जो 3 करोड़ से 5 करोड़ 7 करोड़ वाले एंड यूजर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, वो कौन है? वो आप और हमारे जैसे ही लोग हैं, जो ऑलरेडी एक एमिनिटी और एक लग्जरी लाइफस्टाइल को अफोर्ड करते थे, अब उन्हें और कुछ बेटर चाहिए। अब वो बढ़ रहे हैं HNI सेगमेंट की तरफ। तो जैसे जैसे ये सेगमेंट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, उनकी इनकम बढ़ती जाएगी, उनका लाइफस्टाइल बढ़ता जाएगा और 10 करोड़ की जो मार्केट है वो और बूम पे जाएगी। तो इसीलिए ये जो सेगमेंट है ये कहीं बाहर से नहीं आ रहा, ना ही ये इनविजिबल है, ये हम आम इंसान के बीच में ही है। 1 to 3 CR जो है वो मास सेगमेंट हो गया है और 3 to 10 CR जो है वो लग्जरी सेगमेंट हो गया है। अगर हम इसी सेगमेंट को थोड़ा सा और तोड़ के देखें और अगर हम इसको कैटेगरी ऑफ बायर्स को देखा जाए, तो इसमें इनका जो मेजर टारगेट होता है, जो बिल्डर एक फ्लैट बेचता है, उनका क्या टारगेट है? उनका टारगेट होता है इन्वेस्टर्स, NRIs और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। जो ये 10 करोड़ 15 करोड़ का भी सेगमेंट आया हुआ है गुड़गांव में, नोएडा में, इनफैक्ट दिल्ली के अंदर ही बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो 8 से 10 करोड़ के बिक रहे हैं। तो आज की मार्केट में पब्लिक का कहना साफ है, हमें एमिनिटीज चाहिए, लग्जरी चाहिए, और लग्जरी हमें एक छोटे से फ्लैट में भी चाहिए और बड़ी सी कोठी में भी चाहिए। इसीलिए 3 से 5 करोड़ 5 से 10 करोड़ का सेगमेंट इतने बूम पे है और इसके एंड यूजर्स भी इसी मार्केट में है। और इसके साथ साथ जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी अगले 5 साल में इन्हीं फ्लैट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि फ्यूचर ऑफ इंडिया इज राइजिंग डे बाय डे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आया है अर्चित बंसल जी के यहाँ से। अर्चित बंसल 471 बोलते हैं, AI की वजह से जो जॉब्स जा रही हैं, क्या रियल एस्टेट भी गिर जाएगा? पहली बात तो समझिए, जॉब्स किसकी जा रही है? चाहे 2000 में .com बबल आया हो, या फिर 2010 में एप्स का बूम आया हो, या फिर आज 2020-2025 में AI का बूम आया है, जॉब सिर्फ उनकी जाती है जो अपने स्किल्स को अपग्रेड नहीं करते। तो उसी तरीके से जो AI की वजह से जो जॉब्स जा रही हैं, वो जॉब्स उनकी जा रही हैं जो अपग्रेड नहीं कर रहे। AI क्या चाहता है? AI चाहता है कि आप स्मार्ट बने, आप वाइब कोडिंग सीखिए। हर एक इंसान के लिए वो चीज़ें उन्होंने ईजी कर दी हैं जो टेक एंथुजियास्ट या जो टेक्निकल एक्सपर्ट पहले करते थे। तो अब जो टेक एक्सपर्ट है उनको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ रही है अपने स्किल्स अपग्रेड करने के लिए। और बात रही प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट मार्केट में कोई गिरावट नहीं आएगी। मैं तो ये कहता हूँ AI की वजह से इसमें बूम आएगा। बूम कैसे आएगा? आज की डेट में AI के थ्रू हम जो प्रोजेक्ट बनने वाला है अगले 5 साल में, उसको हम AI के थ्रू, वर्चुअल रियलिटी के थ्रू या तो हम देख सकते हैं, या AI के थ्रू हम उसके बेटर मॉडल्स बना सकते हैं। और ऐसे वीडियोस और ऐसे रियलिटी टूल्स के थ्रू हम अपने कस्टमर्स को बेटर समझा सकते हैं कि हम क्या एमिनिटीज़ देने वाले हैं और क्या हम बिल्डर के साथ मिलकर क्या प्रोजेक्ट उनको 5 साल बाद कंप्लीट करके देने वाले हैं। तो इसके अंदर अगर हमें डीप डाइव करना है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इंडिया में जो रियल एस्टेट की ग्रोथ है वो, या जो डिमांड है, वो कैसे ड्राइव होती है। वो AI से ड्राइव नहीं होती भाई साहब, वो होती है पॉपुलेशन ग्रोथ से, अर्बनाइजेशन से और लाइफस्टाइल अपग्रेड से। तो जैसे जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जैसे हमारा लाइफस्टाइल बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे यहाँ पे इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, जो एजुकेशन और जितनी जॉब्स बढ़ती जा रही हैं, बाहर के इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, उसकी वजह से रियल एस्टेट और इंफ्रा की डिमांड बढ़ती जा रही है।
और उसी की वजह से एआई के थ्रू हम बेटर मॉडल्स कास्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट क्या आपको ये पता है आज की डेट में एआई यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स में, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए। और जो हमारे टाइमलाइन होती थी या जो हमारे मॉडल्स होते हैं कि हमें कैसे घर बनाना है और कितने कम समय में कैसे बेटर प्रेजेंट करें अपने कस्टमर को, वो सारी प्रेजेंटेबिलिटी और कंस्ट्रक्शन से लेकर पूरा एंड आउटपुट तक हर जगह एआई यूज़ हो रहा है। लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, चाहे वो स्टोन कटिंग हो, चाहे आपके घर का इंटीरियर डिज़ाइनर हो, आज की डेट में सब एआई यूज़ कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि एआई की वजह से मार्केट जो है वो बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन आया है करण आहूजा जी से। करण आहूजा 779 कहते हैं, साउथ दिल्ली बेटर है या गुड़गांव ओवर प्राइस्ड है? सर मैं बोलूँगा ये क्वेश्चन ही सही नहीं है। या तो आप मुझसे पूछिए कि गुड़गांव बेटर है या साउथ दिल्ली, या मुझसे पूछिए ओवर प्राइस गुड़गांव है या साउथ दिल्ली, क्योंकि दोनों अलग अलग मार्केट्स हैं। जो साउथ दिल्ली है वो एस्टेब्लिश मार्केट है, जो गुड़गांव है वो एक अपने आप में सब सिटी बन चुकी है एंड वो एवर ग्रोइंग मार्केट है। देखा जाए तो साउथ दिल्ली में कौन है, दिल्ली वाले, जो पुराने दिल्ली वाले या जो दिल्ली में रहने वाले होते थे, उनके लिए सपना होता था कि चलो आज हम फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं, आज हम बेटर कर रहे हैं, तो चलो साउथ दिल्ली में अब घर लेते हैं, राइट। और साउथ दिल्ली जो है वो एक जनरेशनल वेल्थ को सिग्निफाई करती है, वहाँ पे क्लास है ऐसा माना जाता है मार्केट में, ठीक है जी। तो जो साउथ दिल्ली का जो एरिया है वहाँ पे लिमिटेड लैंड पार्सल्स हैं, वहाँ पे एवर ग्रोइंग लैंड पार्सल्स नहीं है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक हद तक एस्टैब्लिश्ड है, राइट। एंड वहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू ऑलरेडी एक पीक पे पहुंच चुकी है और वो डे बाय डे और इंक्रीज कर रही है। तो वहाँ अफोर्डेबिलिटी एक मास या फिर एक कॉमन हाउस होल्ड के लिए काफ़ी मुश्किल है। वेयर एज इफ वी सी फॉर द गुड़गांव मार्केट, गुड़गांव की मार्केट में क्या होता है सर, गुड़गांव एक सिटी स्टार्ट हुई थी हाईवे के साथ से, हाईवे के साथ से वो स्टार्ट होते होते वहाँ पे अब इंपॉर्टेंट क्लस्टर्स बन चुके हैं, जैसे ओल्ड गुड़गांव के सेक्टर, न्यू गुड़गांव के सेक्टर, मानेसर के सेक्टर या फिर गोल्फ कोर्स रोड, ये हब्स बन चुके हैं। और इसी के अकॉर्डिंग, इन्हीं हब्स के अकॉर्डिंग और आसपास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ और उसी के अकॉर्डिंग ये गुड़गांव जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। आज सेक्टर 102, सेक्टर 67, सेक्टर 67, यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा हैबिटेशन हो गई है, इतने लोग रह रहे हैं, राइट। एंड गोल्फ कोर्स रोड हुआ करता था, अब गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन है, उसी के साथ साथ सोना रोड है, सोना रोड पूरी वाटिका चौक और उसके आगे तक एस्टेब्लिश हो चुकी है। तो ये मानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि दोनों जो साउथ दिल्ली है और जो गुड़गांव है, दोनों अलग अलग सिटीज़ माने, सब सिटीज़ कहलाएंगे, राइट। एंड अगर हम देखें जो गुड़गांव है वहाँ पे कैसे लोग आ रहे हैं, वहाँ पे रेजिडेंट्स कैसे आते हैं। साउथ दिल्ली में तो रेजिडेंट्स आते हैं पूरी दिल्ली से, जो लोग होते हैं वो, उनका एक सपना होता है देन दे मूव टू साउथ दिल्ली। वेयर एज गुड़गांव में जॉब्स क्रिएट होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है, अलग अलग शहरों से लोग आके वहाँ पे काम करते हैं और उसी के तरीके से वो अपने आसपास रिहायशी इलाकों में रेंट पे रहते हैं। एंड जब वो अपनी लाइफ में बेटर ऑफ होते हैं, जब उनकी इनकम अच्छी हो जाती है, वो उसी सिटी में घर लेना शुरू कर देते हैं। एंड इनफैक्ट जो लोग दिल्ली से भी हैं, जो नोएडा से हैं या आसपास सराउंडिंग सिटी से हैं, उनके लिए भी गुड़गांव एक हब बन गया है। उनको लगता है कि हमें गुड़गांव शिफ्ट होना चाहिए एंड वहाँ पे सिंस जॉब्स हैं, जॉब्स के साथ साथ नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है और हर सेगमेंट के लिए वहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, हर सेगमेंट के लिए वहाँ पे घर है। चाहे आपको एक घर 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ का घर चाहिए या फिर आपको 10 करोड़, 20 करोड़ का घर चाहिए। और इसमें मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर और एमिनिटीज़ गुड़गांव में भी है और साउथ दिल्ली में भी है। बट गुड़गांव में क्या होता है, जैसे हम अक्सर सुनते हैं कि कभी कभी कुछ एरियाज में पानी भर जाता है, राइट, हाईवेज के आसपास या फिर वहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी होता है। बट मेरा ये मानना है कि ये जो प्रॉब्लम्स है ये कुछ ही टाइम के लिए और कुछ एरियाज में कॉन्सेंट्रेटेड रहती हैं। वेयर एज साउथ दिल्ली में भी कुछ अपनी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि अगर आप एक 20 करोड़ के घर में रह रहे हैं वहाँ पे साउथ दिल्ली में, तो आप अपनी गाड़ी जो है या तो नीचे पार्किंग में खड़ी करेंगे या फिर बाहर सड़क पे ही खड़ी करते हैं, तो पार्किंग इश्यूज काफ़ी हैं वहाँ पे। और सेम प्रॉब्लम अगर हम गुड़गांव में देखें तो है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे अगर आप 20 करोड़ का एक फ्लैट ले रहे हैं या 20 करोड़ का घर ले रहे हैं तो आपको उसके साथ फ्लैट के साथ 3 या 4 कार पार्किंग्स मिलती हैं। तो हर एक सिटी, सब सिटी के अपने प्लस हैं, एक प्रोस हैं और कॉन्स हैं। तो आपको ये समझना चाहिए ना, साउथ दिल्ली ओवर प्राइस है क्योंकि वो जनरेशनल वेल्थ और एक क्लास को सिग्निफाई करती है, और जो गुड़गांव है वो एक ऐसे सेगमेंट को सिग्निफाई करता है जो बहुत एम्बिशियस है, जिनको डे टू डे ग्रोथ चाहिए। तो मेरा मानना है साउथ दिल्ली के सेगमेंट अलग है और गुड़गांव का सेगमेंट अलग है। अगला क्वेश्चन है गजेंद्र यादव जी का। गजेंद्र यादव 1034 बोलते हैं कि दिल्ली में करप्शन की वजह से प्रॉपर्टी प्राइसेस काफ़ी हाई हैं, आम आदमी परेशान है। मैं भी आम आदमी हूँ, मैं समझता हूँ,
करप्शन एक फैक्टर है और ये बहुत छोटा फैक्टर हो सकती है, बट ये कभी भी मेन फैक्टर नहीं हो सकती। करप्शन जो दिल्ली में है वो किस बात में है? आप ये समझिए कि कहीं कहीं रेजिडेंशियल एरिया में लोगों ने कमर्शियल एक्टिविटी करी हुई है, बस यही करप्शन है, राइट? उससे प्राइजेस जो है वो कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होते। दिल्ली एक बहुत ही, आज से नहीं, इंद्रप्रस्थ के टाइम से या पांडवों के टाइम से अगर हम हिस्ट्री में जाए, दिल्ली जो है मेन कैपिटल सेंटर बना हुआ है। और दिल्ली में एक सबसे बढ़िया बात है, एक मैजिकल बात है कि यहाँ पे आपको 25 लाख से लेकर 25 करोड़ तक का घर मिलेगा। अगर आप रेगुलराइज कॉलोनी में जाएंगे, जो अभी अभी ही 2 दिन पहले ही रेखा गुप्ता जी जो हमारी माननीय चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कुछ कॉलोनीज को रेगुलराइज किया। इसका मतलब ये है कि दिल्ली में और इलाके जो हैं वो रेगुलराइज्ड कॉलोनी के अंडर आ गए। वहाँ पे नई पाइपलाइंस बनेगी, वहाँ पे बेटर प्राइसेस होंगे, बेटर एमिनिटीज होंगी और बेहतर लोग आके रहेंगे और बेहतर उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, जहाँ पे उत्तम नगर, नवादा जैसे एरिया में आप 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख का घर ले सकते हैं, उसी तरीके से आप साउथ दिल्ली में, साउथ एक्स में, ग्रीन पार्क में या गोल्फ लिंक्स में आप 30-35 करोड़ का घर ले सकते हैं। तो दिल्ली में डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से प्राइसेस डिफाइन होते हैं, ना कि करप्शन के हिसाब से, सबसे पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो पिन कोड के हिसाब से डिसाइड होते हैं। जितना प्रीमियम पिन कोड, जितना प्रीमियम जगह, जितनी एस्टेब्लिश जगह, उतने ज्यादा प्राइसेस। तो डिमांड, सप्लाई, पिन कोड, लोकेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं। दिल्ली में वैसे ही लैंड की स्कार्सिटी है, इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं अवेलेबल होती। बड़े बड़े घर आप 2-3 हज़ार गज के घर नहीं बना सकते, या आपके यहाँ पे, हमारे यहाँ पे फ्लैट्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी कम है। डीएलएफ मिड टाउन आया है, डीएलएफ ग्रीन, कैपिटल ग्रीन्स आए हैं और काफ़ी नए बिल्डर्स बना रहे हैं, बट अभी भी यहाँ पे फ्लोर सिस्टम और डबल स्टोरी सिस्टम ही है। आने वाले टाइम में बेटर एमिनिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से ये भी बदलेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, सिंस दिल्ली इज लोकेटेड सेंट्रली, यहाँ से गुड़गांव, नोएडा सब एक लेवल पे ही पढ़ते हैं, एक डिस्टेंस पे ही पढ़ते हैं, तो हर इंसान को दिल्ली में ही घर चाहिए, बिकॉज दिल्ली इज एन एस्टैब्लिश कॉलोनी। तो करप्शन जो है वो कमर्शियल एरियाज में या कुछ कुछ जगहों पे छुटपुट पे हो सकती है, बट करप्शन इज नॉट द मेजर कॉज फॉर द प्राइजेज इन्फ्लेटिंग इन द मार्केट। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि दिल्ली में अभी भी प्राइजेस काफ़ी कम है। आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से सर्कल रेट जो है वो बढ़ना चाहिए और शायद बढ़ेगा भी। तो कंस्ट्रक्शन और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एमिनिटीज़ है, आप देखिए डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। पहले जो एक घर में पीओपी हुआ करती थी, आज की डेट में फॉल सीलिंग होती है। जहां पहले विंडो एसी लगा करते थे, आज की डेट में वीआरवी या कैसेट एसीज लगते हैं। तो जैसे जैसे लोगों का लाइफस्टाइल बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है, वैसे ही प्राइजेस और एमिनिटीज़ बढ़ रहे हैं। इसी के साथ से मुझे याद आया, एक और क्वेश्चन आया हुआ था हमारे पास, संदीप रावत 8475, ये कहते हैं वेरी डिफिकल्ट टू सेल ओल्ड अपार्टमेंट। अब देखिए, जहाँ पे एमिनिटीज़ हैं, जहाँ पे लोगों को बेटर घर चाहिए, लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए, सबको कुछ अच्छा अच्छा चाहिए, वार्म लाइटिंग चाहिए, उसी तरीके से ही हर इंसान चाहता है कि मैं न्यूली बिल्ट अपार्टमेंट में शिफ्ट हूँ, न्यूली बिल्ट फ्लोर में शिफ्ट हूँ। और इसीलिए ओल्ड अपार्टमेंट को कभी कभी बेचना मुश्किल हो सकता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस सही नहीं है, देन आई एम श्योर उसको बेचना मुश्किल होगा। बट फिर भी ओल्ड अपार्टमेंट अगर वेल मेंटेन्ड है तो उसकी रीसेल मार्केट भी काफ़ी बड़ी है दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि हमारे दिल्ली में बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे लोग जो गुड़गांव, नोएडा या दिल्ली में जॉब करते हैं, दूसरे शहरों से आ रहे हैं, या जो डिंक है, डबल इनकम नो किड्स, उनको ऐसे घर चाहिए होते हैं वेयर दे कैन स्टे ऑन रेंट। तो जितने पुराने अपार्टमेंट या फ्लोर्स हैं उनकी रेंटल इनकम काफ़ी अच्छी है। तो जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिनको रेंटल इनकम से प्यार है, दे हैवीली बाय द रीसेल प्रॉपर्टी और द ओल्ड प्रॉपर्टीज, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको पीजी या ऐसे घरों में रहने में बड़ा इट इज़ वेरी सॉफ्ट ऑन देयर वॉलेट। इसी के अलावा जो आज की डेट में जो लाइफस्टाइल चल रहा है, उसी के हिसाब से लोगों की रेडी टू मूव ऑन डिमांड हमेशा ज़्यादा रहती है। और फैमिली बायर्स को अगर देखा जाए, कुछ फैमिली बायर्स ऐसे भी होते हैं जिनको वेल एस्टेब्लिश घर चाहिए, जहाँ पे वेल एस्टेब्लिश कॉलोनी हो। तो इसीलिए रीसेल और ओल्ड अपार्टमेंट्स की जो हमारी डिमांड है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। बस हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारी प्रॉपर्टी जो हो वो वेल मेंटेन्ड हो, और जो जैसा लाइफस्टाइल मार्केट में डिमांड में है वैसा ही हम उसे प्रमोट करें, अपनी प्रॉपर्टी को वैसा ही सजाएं, वैसा ही आगे हम बायर को दिखाएं। अगर आप थोड़ा सा अप्रोच को, स्मार्ट अप्रोच को ले लेते हो, तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो प्राइसिंग है, जो आस्क है, वो करेक्ट होनी चाहिए।
कभी भी हम ये ना हो कि 20-25% से ज़्यादा अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर हम कभी सोचें कि हम हमारा घर जैसी भी हालत में है वैसे ही बेच दे। थोड़ा आपको माइनर रेनोवेशन करवा कर आज के तौर तरीकों के हिसाब से अगर आप बेचेंगे देन इट्स अ बेटर। इनफैक्ट अगर आप एक प्रोफेशनल ब्रोकर के पास जाएंगे और प्रोफेशनल फोटोज वो लेता है और आपकी प्रॉपर्टी के जो फ्लॉज हैं और जो पॉजिटिव्स हैं उनको इस तरीके से रखता है कि बायर को जो कॉन्फिडेंस आए, तो आपकी जो रीसेल है वो ओल्ड अपार्टमेंट की वो काफ़ी बेटर हो सकती है, आपको एक अच्छा प्राइस मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयंत बनर्जी का। जयंत बनर्जी, आई थिंक इसके आगे लिखा है .KOL63, तो आई थिंक ये कोलकाता से हैं। तो जयंत बनर्जी कहते हैं कि हमें कहाँ पे घर खरीदना चाहिए। ऑलवेज परचेज ऑन बस रोड प्लॉट ओनली इन मेन सिटीज लाइक मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई। तो ये पूछ रहे हैं बेसिकली कि लोकेशनल एडवांटेज हमें लेनी चाहिए या फिर अंदर की कॉलोनीज में एक बेटर घर लेना चाहिए, बिकॉज हमेशा इसमें प्राइस में काफ़ी अंतर होता है। तो मेरा ये मानना है कि जो लोकेशनल एडवांटेज है दैट इज ऑलवेज बेटर। वाई इट इज ऑलवेज बेटर? क्योंकि अगर आपका एम इन्वेस्टमेंट है या आपको हर 2 या 3 साल बाद उस प्रॉपर्टी को बेचना है, तो लोकेशनल एडवांटेज ऑलवेज प्ले इन द साइड ऑफ द लिक्विडिटी। आप जब चाहें उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, उसके हमेशा मार्केट में बायर्स काफ़ी होते हैं। और अगर आप एंड यूजर्स हैं और अगर आपको एक बेटर बना हुआ घर चाहिए जो कि कई बार मेन रोड पर या बेटर लोकेशनल एडवांटेज प्लॉट्स पे नहीं अवेलेबल होता, तो उसके लिए आप अगर अंदर सेक्टर में भी लेते हैं दैट इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। अगर आप पार्क फेसिंग घर पसंद करते हैं, अगर आपको मेन रोड के पास का शोर शराबा नहीं चाहिए, यू डोंट वांट दैट नॉइज टू एंटर योर होम, देन आई थिंक द इनर सेक्टर होम्स आर ऑल्सो गुड। इसी के साथ मैं कुछ बताना चाहूँगा, जो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, ये सारी सिटीज़ हैं, इनमें क्या हो रहा है, एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर पुश हुआ है। जो पुराने इनके जो लोकल हब्स थे, जो ओल्ड एरियाज थे, इनके साथ साथ जो नए क्लस्टर्स बने हैं उनके अंदर भी काफ़ी मूवमेंट आई है, काफ़ी प्राइस में अप्रिसिएशन हुआ है। जैसे कि बेंगलोर की अगर आप बात सुनिए तो बेंगलोर में MSR सिटी आई है यलहंका में। अगर आप बेंगलोर की बात सुने तो थानी संद्रा जो एक उनका नॉर्थ बेंगलोर का एरिया, वहाँ पे काफ़ी मूवमेंट हुई है। या फिर वाइट फील्ड है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, या फिर इनफैक्ट जो साउथ बेंगलोर है कनकपुरा रोड, वहाँ पे भी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, काफ़ी बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें मुंबई, दिल्ली की, मुंबई जो बढ़ते बढ़ते अपना शुरू हुआ था कोर साउथ बॉम्बे से या फिर एयरपोर्ट के आसपास वाले अंधेरी वाले एरिया से, आज की डेट में वो घाट को ऊपर तक पहुंच चुका है। इनफैक्ट जो कांदीवली, बोरीवली, उससे भी आगे जो मीरा बेअंदर है उस एरिया तक पहुंच चुका है। उसी तरीके से जो ईस्टर्न एक्सप्रेसवे है चेंबूर या उससे आगे सियोन, उससे आगे आप जाइए, वहाँ नवी मुंबई तक बढ़ चुका है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑन बूम एंड लोकेशनल एडवांटेज ऑलवेज प्ले। जितना ज़्यादा आप रिस्क लेंगे, रिस्क का मतलब है अगर आप ऐसे एरियाज में लेंगे जहाँ पे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू हुआ है, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू करा है, तो आने वाले सालों में आपको उसके ऊपर ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, आपको उसके ऊपर ज़्यादा फायदा मिलेगा इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स। उसी के साथ साथ अगर हम सोचें कि सिर्फ मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई ही नहीं, इनफैक्ट जो बाकी सिटीज़ हैं दे आर ऑल्सो इन द रेस। जैसे आप मानिए इंदौर है, जैसे जयपुर है, ये सारी सिटीज़ भी इक्वली आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट कर रही है और यहाँ पे भी बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो आई थिंक हमें लोकेशनल एडवांटेज प्लस अगर हमारा इन्वेस्टमेंट है एक काफ़ी 5 से 7 साल के फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि कौन सी सिटी, कौन सा लोकेशन हमारे लिए बेनिफिशियल है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन आया है राजीव सिंह जी का। राजीव सिंह H2N कहते हैं, गुड़गांव बिल्डर्स विल गो बैंकरप्ट, अपार्टमेंट्स विल सेल एट हाफ प्राइस, वो भी नहीं बिकेंगे। ये देखिए ऐसे क्वेश्चंस ना काफ़ी आते हैं और मार्केट में ये बहुत मिथ फैला हुआ है। गुड़गांव के बिल्डर्स फेल हो गए हैं, नोएडा के बिल्डर्स फेल हो गए हैं, बैंकरप्ट होते जा रहे हैं। आपको ये समझने की ज़रूरत है, कोई भी मार्केट हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, वहाँ पे कुछ गुड इंटेंशन वाले लोग होते हैं, कुछ बैड इंटेंशन वाले। जो अच्छी इंटेंशन से नहीं होते वो ऐसी मिथ फैलाते हैं। आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी मार्केट में कोई डाउनफॉल नहीं आ रहा, कोई बिल्डर बैंकरप्ट नहीं हो रहा। अब ये मुंगेरी लाल के सपने हैं या मिथ हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ बिल्डर्स हैं वो अच्छे ही चल रहे हैं और वो नए से नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं। इनफैक्ट हमने एक वीडियो बनाया था पहले, अगर आप उसको देखिए, जिसमें हमने बताया था कि साउथ के बिल्डर्स नॉर्थ में क्यों आ रहे हैं। जैसे गोदरेज हो गया, बिरला हो गया,
सारे साउथ के बिल्डर्स जो हैं वो नॉर्थ में आ रहे हैं। वो सब क्यों आ रहे हैं? प्रेस्टीज आ रहा है। ये सब इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि नॉर्थ में गुड़गांव में काफ़ी लार्ज लैंड पार्सल्स अवेलेबल हैं और यहाँ की मार्केट जो है बिकॉज ऑफ जॉब्स, बिकॉज ऑफ द मनी इन्वॉल्व, बिकॉज ऑफ दिल्ली बीइंग द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे सारे के सारे जो लैंड पार्सल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, दैट इज एट ऑन बूम, राइट। एंड रियलिटी में क्या है? रियलिटी में क्या होता है, कभी कभी प्राइस करेक्शन होता है या फिर डिमांड थोड़ी कम हो जाती है। जैसे हमने देखा कि अभी वर्ल्ड वॉर के हालात बन रहे थे और कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, उसकी वजह से कभी कभी डिमांड डिप होती है, बट प्राइजेज आर गोना इंक्रीज। अगर आज आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो कल आप सोचेंगे कि मैंने क्यों इन्वेस्ट नहीं करा। तो टुडे इज द राइट टाइम। रियल एस्टेट में यू नेवर वेट फॉर टुमारो, टुडे इज द राइट टाइम इन रियल एस्टेट। अगर आप कुछ सालों का ट्रेंड देखें, क्या आप ये बात समझिए, 1 करोड़ का घर आज से 15 साल पहले कितना एम्बिशियस माना जाता था कि जिसका 1 करोड़ का घर है वो लाइफ में सेटल्ड है। आज वही सेगमेंट 3 से 5 करोड़ का हो गया है और आने वाले टाइम में आप ये बात मेरी नोट कर लीजिए कि यही सेगमेंट 8 से 10 करोड़ का शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज प्राइजेस आर गोना इंक्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर इज गोना गेट बेटर, पीपल आर गोना माइग्रेट टू दिल्ली एनसीआर, बी इट नोएडा, गुड़गांव और दिल्ली। तो इसीलिए रेपुटेटेड बिल्डर को चूज करिए, लोकेशन कनेक्टिविटी देखिए, अपना इन्वेस्टमेंट बजट देखिए और एंड यूज क्या है, रेंटल है या आपको वहाँ पे रहना है अपनी फैमिली के साथ, वो पोटेंशियल इवेल्युएट करके आप अपनी सही जगह पैसा लगाइए। तो आपको हमेशा बेटर बिल्डर मिलेगा। एक अच्छे एडवाइजर के साथ चाहिए, वहाँ पे आपको बेटर बिल्डर वो आपको बताएगा, बेटर लोकेशन बताएगा और आपके प्राइजेस में सही ऑप्शंस दिखाएगा। तो कोई ऐसा नहीं है माहौल मार्केट में, मार्केट इज गुड एंड ये मिथ हमें छोड़ देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हेमंत पूनम सिंह का। हेमंत पूनम सिंह और एक और क्वेश्चन है राजू शर्मा जी का। ये दोनों का नोएडा से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूनम सिंह जी कहते हैं, हेमंत पूनम सिंह जी कहते हैं कि येडा मार्केट नेगेटिव हो गई है, अब क्या करें। और राजू शर्मा जी पूछते हैं अभी नोएडा में इन्वेस्ट करना सही है या वेट करें। सर आप दोनों को मैं यही बोलूँगा, ना नोएडा की मार्केट नेगेटिव हुई है, ना ही ये गलत टाइम है इन्वेस्ट करने का। दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी, राइट टाइम। और हमारे जैसे एक ब्रोकर है, हमारे जैसे एक रियल एस्टेट एडवाइजर का यही फायदा होता है कि हम आपको बताते हैं विच इज़ द राइट टाइम। आज आप हमारी बात सुनिए एंड नोएडा में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप मानिए दिस इज द राइट टाइम। एंड आज से आने वाले 2 साल बाद आप ये वीडियो देखेंगे और इस पे कमेंट करेंगे आई चोज द राइट एडवाइजर, क्योंकि नोएडा मार्केट इज गोना बूम, गो ऑन अ बूम सून। उसमें क्या रीजन है क्यों बूम पे जाएगा वो? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है डेवलपमेंट। वहां पे इतना डेवलपमेंट हो रहा है जो बाकी के दिल्ली एनसीआर के सेक्टर्स में नहीं हो रहा। जैसे कि आपने देखा कि अभी जेवर एयरपोर्ट इनॉग्रेट हुआ है, आज एयरपोर्ट इनॉग्रेट हुआ है। जो कॉर्पोरेट्स और जो कंपनीज गुड़गांव में पहले ऑफिसेज बनाती थी अब वो नोएडा में बनाएंगी। क्यों? क्योंकि उनका वहाँ पे एयरपोर्ट एक लोकल एयरपोर्ट आ गया है जो इंटरनेशनल लेवल की आपको सर्विसेज दे रहा है। तो गुड़गांव इज गोना गेट वेरी टफ कंपटीशन फ्रॉम नोएडा। एंड एज कम्पेयर टू गुड़गांव, नोएडा में इतने मार्केट रेट नहीं है, इतना पर स्क्वायर फीट रेट नहीं है। तो ऑल द कॉर्पोरेट्स आर गोना शिफ्ट देयर। जैसे जैसे वहाँ पे जॉब्स बढ़ेगी, वहाँ पे हैबिटेशन बढ़ेगी, तो सारे के सारे जो लोग हैं दे आर गोना स्टे इन नोएडा। एंड नोएडा में अगर देखा जाए तो ऑलरेडी काफी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप्ड है। देखा जाए तो वहाँ पे अब एयरपोर्ट आ गया है, उससे पहले वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा डेवलप हो चुका है। उसी के साथ साथ वहाँ पे एक स्कूल या फिर कॉलेज सिटीज जो हैं डेवलप हो चुकी है। जो नॉलेज पार्क्स हैं दे आर ऑलरेडी देयर, यूनिवर्सिटीज आर ऑलरेडी प्रेजेंट, schools are already present, cafes and जो डी मार्ट्स एंड ऑल अदर मार्ट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट। तो अब रह क्या गया? अब रह गया सिर्फ लोगों का आके वहाँ पे बसना। और जैसे जैसे ये एयरपोर्ट जैसे जैसे ये रनिंग में आएगा, मैनी मोर पीपल आर गोना कम हियर। एंड देखा जाए तो मेट्रो भी आ गई है वहाँ पे। अगर आप देखें तो मेट्रो इज अ वेरी बिग बूम टू दैट प्लेस। इसी के साथ साथ वहाँ पे आईटी पार्क्स आ गए हैं, करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट आ रही है नोएडा में। एंड यूजर की जो डिमांड है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। सो आई वुड से दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। अब जिसने अर्ली एंट्री ले ली उसको मैक्सिमम एप्रिसिएशन मिलेगा। जो सोच के वेट कर करके एंट्री लेगा फिर उसे इतना एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। एंड एक स्मार्ट इन्वेस्टर और एक नॉर्मल इन्वेस्टर को क्या डिफरेंशिएट करता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको हमेशा स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट करनी है। काफी लोगों ने गुड़गांव दिल्ली की मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर ली, अब नोएडा की मार्केट में भी इन्वेस्ट करिए। मिक्स अप्रोच लीजिए। थोड़ा किसी को अगर
आज की डेट में कोई 2-3 करोड़ रुपए एक साथ नहीं दे सकता। तो रेडी टू मूव ऑन या फिर रीसेल मत खरीदिए, आप ऐसे प्रोजेक्ट्स खरीदिए जो धीरे धीरे अभी बन रहे हैं, अगले 4 साल में बनने हैं। इसी के साथ साथ लोकेशन और बिल्डर पे ज़रूर फोकस करिए और एक अच्छा एडवाइज़र चुनिए। जैसे जैसे आपको मार्केट वो डिस्क्राइब करेगा, नोएडा की माइक्रो मार्केट की समझ देगा, आपको समझ में आएगा कि नोएडा मार्केट इज गोना बूम सून एंड ये जो प्राइजेस मिल रहे हैं ये कल नहीं मिलने वाले। तो ना ये एडा में मार्केट गिरी है, ना ही वहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ है, एंड नोएडा में इन्वेस्ट करने का दिस इज द राइट टाइम। नेक्स्ट कमेंट है रोहित बंसल जी का। वो हमसे पूछते हैं ईएमआई पे लेना सही है या थोड़ा वेट करके फुल पेमेंट पे घर लेना बेटर रहेगा। सर मैं हमेशा बोलूँगा आज की डेट में जो होम लोन का रेट है दैट इज 7.10। इतने रेट पर कभी भी आपको होम लोन नहीं मिला। अगर आप पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लें तो आज की डेट में एक होम लोन लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस रेट पे अगर आप घर ले लेंगे, इस रेट पे होम लोन ले लेंगे तो दैट इज इक्विवेलेंट, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपको 7 से 8% की रिटर्न मिलती है। तो 7 से 8% ही आपकी जेब से जा रहा है। तो इसका मतलब ये है दिस इज द राइट टाइम टू टेक होम लोन। एंड सेकंड पॉइंट, ईएमआई पे लेना सही है या थोड़ा वेट करके फुल पेमेंट करके बेटर रहेगा। सर प्रॉपर्टी में जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आंसर करा, टुडे इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी। जब आपकी जेब में पैसे हों आप तभी इन्वेस्ट करिए। अगर आज आपके पास 20% डाउन पेमेंट देने का पैसा है, 80% की चिंता मत करिए, क्योंकि वो आपको लोन पे मिल जाएगा। तो आरबीआई का एक रूल है 75-25, 75% आपको बैंक लोन देता है, 25% आपको अपनी जेब से पे करना होता है। तो मैं बोलूँगा कि टुडे इज़ द राइट टाइम, एंड अगर हमें घर की ज़रूरत है तो ज़रूर ले लेना चाहिए लोन पे। एंड ये काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। एनसीआर में मेरी माने तो ज़्यादातर बायर्स जो हैं इसी कन्फ्यूजन में होते हैं कि आज हम घर लें या 5 साल बाद सेविंग करके लें। सर 5 साल बाद जो रेट है वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। आज अगर आपके पास सेविंग है उसकी डाउन पेमेंट करके लोन पे घर ले लीजिए। लोन लेना गलत है, ये हो गई पुरानी सोच। लोन को आप समझिए एक फाइनेंशियल टूल है, प्रॉपर्टी को आप समझिए कि एक इन्वेस्टमेंट टूल है। अगर आप इस माइंडसेट से चलेंगे तो आप एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट टूल को एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट टूल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट्स इट। अगर आप सही एडवाइजर से लोन लेते हैं, सही एडवाइजर से प्रॉपर्टी में परचेज करते हैं, तो आप अपनी उनकी फाइनेंशियल नॉलेज, उनकी इन्वेस्टमेंट नॉलेज को लेवरेज करते हैं। यानी बैंक पे पड़ा हुआ जो पैसा है उससे एसेट क्रिएट करेंगे आप। साथ ही साथ आपका जो मेजर सेविंग है उसको कभी मत तोड़िए, उस पर रिटर्न आने दीजिए और लोन की ईएमआई हर महीने पे कीजिए। अगर आप ईएमआई पे लेते हैं तो आप मार्केट में अर्ली मूवर एडवांटेज का फायदा उठाते हैं, आप जल्दी एंट्री करते हैं। प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन का बेनिफिट तुरंत स्टार्ट हो जाता है। यानी आज मैंने खरीदी तो 5 साल तक तो उस प्रॉपर्टी के प्राइसेस निकल चुके होंगे, ऊपर एकदम राइज कर चुके होंगे, एंड जो आपका लोन है वो आप खत्म करके फिर कभी भी उस प्रॉपर्टी को रीसेल कर सकते हैं। साथ में आज अगर मैं ईएमआई पे घर ले लेता हूं तो मेरी रेंटल इनकम स्टार्ट हो जाती है अगर मैं उसका एंड यूजर नहीं हूं तो एक ग्राउंड पॉइंट है कि जैसे आपकी जेब वैसे आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अगर आपकी जेब अलाउ करती है ईएमआई पे पैसा उठाने के लिए, लोन पे फ्लैट लेने के लिए, तो मैं बोलूँगा ईएमआई पे फ्लैट लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपके पास कोई कॉर्पस या कैपिटल पड़ा हुआ है तो मैं ये कहूँगा कि आप ये सोच सकते हैं कि आपको 50% का लोन लेना है या 70% का, दैट इज़ अप टू यू। बट कहने का मतलब यही है कि इन्वेस्टमेंट ज़रूर करिए, टुडे इज़ द राइट टाइम। एंड अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि यू कैन बाय इट कैश डाउन तो आप लोन ज़रूर लीजिए, क्योंकि होम लोन का रेट 7.10 चल रहा है आज। तो ये था आज का एपिसोड रियल एस्टेट अनसेंसर्ड, पब्लिक के सवाल एक्सपर्ट के जवाब। आप और कमेंट्स करिए और हम ऐसे ही एक्सपर्ट्स लाते रहेंगे। हम खुद ही एक्सपर्ट बन के आपको सही एडवाइस देते रहेंगे। मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहे हैं वो बताते रहेंगे। प्लीज़ अपने क्वेश्चंस हमारे कमेंट्स में लिखिए, हमें डीएम कीजिए। थैंक यू सो मच।